तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सबसे पहले एक फिर से रिक्वेस्ट कर दूंगा, अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो पहले कर दो, फिर आगे पढ़ लो, है ना। तो देखो, जैसा कि मैं कहता हूँ आपसे कि इस चैप्टर में भी मेरे को उम्मीद थी कि मैं इतने सारे पार्ट्स नहीं बनाऊंगा, लेकिन क्या करूँ, मैं जब पढ़ाने बैठता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये भी ज़रूरी है, ये भी बता देना चाहिए। ऐसे बताऊंगा तो फिर इनको समझ में अच्छे से आएगा, तो फिर पार्ट्स बन जाते हैं उस वीडियो के। लेकिन नो वरीज, रिवीजन जो क्लासेस मिलेंगी ना आपको, वो 1-1.5 घंटे के लेक्चर में पूरे चैप्टर की क्लास मिलेंगी, तो आप उस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो अब यहाँ पर देखो, लास्ट क्लास में अपन ने जहाँ से छोड़ा था एग्जैक्टली वहीं से शुरू कर रहे हैं। मतलब अगर आपका पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है इस सीरीज़ का, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप जो है इस लेक्चर को सीधे सीधे समझ नहीं पाओगे। तो देखो कैसे हमने लास्ट छोड़ा था अपना, हम 3 चीज़ों के बारे में देख रहे थे कि जो सक्रियता श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उसमें जो सबसे निम्न जो धातुएं हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, उनको कैसे बाहर निकालते हैं। तो हमने कहा गर्म करके निकालो, बात खत्म करो। फिर हमने देखा था कि जो मध्य में आ रही हैं उनको कैसे बाहर निकालते हैं। तो मध्य में आने वालों के लिए हमने फिर 2 बहुत ज़रूरी रिएक्शंस पढ़ी थी, जो कि थी रोस्टिंग, या जिसको हम लोग कह रहे थे भर्जन, और दूसरी थी हमारे पास में निष्तापन, या जिसको हम लोग कह रहे थे कैल्सिनेशन। तो वो देखे थे कि सल्फाइड से और ऑक्साइड से कैसे अलग करते हैं अपन। फिर उसके बाद जो है हमने देखा था कि अच्छा, सल्फाइड और जो हमारे पास में कार्बोनेट था, सॉरी ऑक्साइड नहीं कार्बोनेट था, उनसे जो है वो जो भी हमारा मिनरल है, खनिज है, ओर है या अयस्क है, वो ऑक्साइड में आ जाता है। और फिर उस ऑक्साइड का तो हम क्या कर सकते हैं, अपचयन करवा सकते हैं। तो जैसे पिछले वाले में हमने देखा था कि हमने वहाँ पे कार्बन से जिंक ऑक्साइड का अपचयन करवा दिया था। लेकिन अब जो है इसके कुछ एक आध और उदाहरण देख रहे हैं कि अपचयन में ही हम क्या कर सकते हैं, अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है ना, उसको काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में है, मान लो आयरन ऑक्साइड है हमारे पास में, अगर हम लोग आयरन ऑक्साइड के सामने ले जा करके सोडियम रख दें, तो सोडियम क्योंकि आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो पूरी संभावना है कि सोडियम ऑक्साइड से जुड़ जाएगा और आपको आयरन मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने आपको ये लॉजिक बता दिया था कि हम ये जो भी चीज़ें होती है ना, ये मेटलर्जी जो ब्रांच कहलाती है रसायन विज्ञान की, जहाँ पे धातुओं का हम लोग निष्कर्षण करते हैं या उनको अलग करते हैं, तो ये जो है हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए वो लोग करते हैं। मतलब हम तो क्या ही करते हैं, वो करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, तो वो ऐसा ही कुछ करेंगे जिससे उनको फायदा मिले। ऐसा वो हर जगह नहीं करेंगे कि सोडियम पोटेशियम से अभिक्रिया कराते रहेंगे। सोडियम पोटेशियम कहाँ से आएगा, उसका भी तो हमें दरअसल यहाँ पे पढ़ना ही है ना, निष्कर्षण। तो देखो, अब हमें किताब में ना 2 अभिक्रियाएं दे रखी हैं और दोनों एग्जाम वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहली यहाँ पर है अभिक्रिया, देखो क्या है कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड, मतलब अब हमारे पास में किसका ऑक्साइड है, मैग्नीज का। मैग्नीज क्या होता है, Mn, मैग्नीज डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है ना, तो वैसे इसका क्या होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। फिर इसको हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ में गर्म करते हैं। तो इसको भी हमने कैसा लिया है, सॉलिड लिया है। इसको हम लोग एल्यूमिनियम चूर्ण मतलब Al सॉलिड के साथ में गर्म कर रहे हैं। तो क्या होता है, देखो थोड़ी हीट देनी पड़ती है इसमें अपने को, तो निम्न अभिक्रिया होती है। अब वो क्या अभिक्रिया है समझना, विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि हम इसी का उदाहरण समझ रहे हैं ना कि हाँ, विस्थापन करा सकते हैं हम, ज्यादा अभिक्रियाशील धातुओं को लेकर के उनका विस्थापन करा सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलता है कि मैग्नीज जो है वो तो बाहर निकल जाएगा, और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा, मैग्नीज से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ऑक्सीजन से जुड़ करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा कि मैग्नीज अलग हो गया। फिर उसके अलावा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3, ये भी आपको सॉलिड मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, आपको बहुत सारी ऊष्मा मिलेगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊष्मा मिलेगी। पहले अभी समीकरण को हम लोग संतुलित कर लेते हैं, फिर आगे की बात और करते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जैसे अगर हम एल्यूमिनियम देखें तो यहाँ एल्यूमिनियम 2 हैं, तो यहाँ 2 करने पड़ेंगे, 2 लगा दिया अपन ने। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पे तो 2 हैं, तो क्या करें फिर। तो अगर जैसे मान लो वहाँ पे मैं 2 लगा दूँ यहाँ पे, तो ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को 3 लगाना पड़ेगा, और फिर मैग्नीज के आगे भी मेरे को 3 लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ भी 6 हो गए, वहाँ भी 6 हो गए,
मैग्नीज यहाँ 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए, लेकिन एल्यूमिनियम का चक्कर बिगड़ गया। अब एल्यूमिनियम जो है वहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 2 हैं, तो इस 2 की जगह अपन वापस से 4 लगा रहे हैं। आई बात समझ में? ये बैलेंस हो गई। अब आप बस एक ही बात नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्यों नहीं लिखा, इस जगह पे मैंने क्या जानबूझ के छोड़ा है या क्या, ये मेरे को पता नहीं है। तो दरअसल मैंने जानबूझ के छोड़ा था, यहाँ लिखते हैं हम लोग लिक्विड। ठीक है, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैग्नीज एक धातु है जो कि कैसी है, सॉलिड है, लेकिन इस अभिक्रिया में इतनी ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है कि मेटल होने के बावजूद, ये धातु होने के बावजूद भी पिघल जाती है। इतनी ज्यादा इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, बोले अरे बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इसमें से बहुत ज्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखो, यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि धातुएं गलित अवस्था में, लिक्विड स्टेट में प्राप्त होती हैं। आई बात समझ में? तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया लिखो। सिंपल सी बात है, यहां पर अपने को फिर मैग्नीज मिल जाता है। और फिर उसके बाद अगर हम यहां पर देखें, थर्मिट अभिक्रिया एक और हमें दे रखी है, ये इस पहली वाली से भी ज्यादा जरूरी है और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके। मतलब पूरे चैप्टर में से आपसे वो धातु अधातु का अंतर नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा थर्मिट अभिक्रिया होती है क्या होती है बताओ। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग है ना दैनिक जीवन में जिसका ज्यादा उपयोग है उसके लिए पूछेगा आपसे अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं अगर आप रिएक्शंस देखो, मैं आपको करा के नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास ये चीज नहीं है ना। एल्यूमिनियम तो चलो फिर भी मैं ले आऊं, लेकिन ये चीज नहीं है मेरे पास में अभी। और इतना ज्यादा जब तापमान आ जाएगा तो मेरे पास अभी यहाँ पे उपकरण नहीं है ना उसको संभालने के लिए। समझ रहे हो इस बात को? और उसके लिए प्रिकॉशन कितना रखना पड़ेगा, सेफ्टी प्रिकॉशन। तो आप इंटरनेट पर देखना चाहो तो काफ़ी सारे ऐसे जो हैं केमिस्ट लोग जो उन्होंने डाली हुई हैं, और वो ज़्यादातर अंग्रेज हैं। हमारे देश में ऐसा लोगों को शायद करना पसंद नहीं है इतना। फिर क्या है? थर्मिट अभिक्रिया। तो थर्मिट अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर लेना है, बिल्कुल छाप लेना है। क्या है हमारे पास में? आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 जो कि फॉर्मूला है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम फिर से किससे? एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे वो देख लेते हैं। चलो पहले अपन तो आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 लिख देता हूं मैं पहले। यहाँ पे कैसा लिया अपन ने? ठोस लिया, सॉलिड लिया, बिल्कुल सही बात है। किसके साथ में लिया? एल्यूमिनियम लिया फिर से। अच्छा ठीक है, एल्यूमिनियम कैसा है? यहाँ पर हमारे पास में सॉलिड है। अच्छा, अब क्या किया हमने? इसको अभिक्रिया करा रहे हैं, थोड़ा बहुत इसको गर्म इनको शायद करना पड़ता है। अब उसके बाद क्या होगा? यहां पर हमें वापस से विस्थापन अभिक्रिया मिलेगी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग मिलेगा हमें यहाँ पर, और आयरन जो है अलग हो जाएगा। तो ये Fe अलग, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जो है वो अलग हो जाएगा सॉलिड की फॉर्म में। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें ऊष्मा भी मिलेगी। अब समझना है इस बात को। यहाँ पर पहले संतुलित कर लो समीकरण को। आयरन और ऑक्सीजन बराबर है एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब समझो इस बात को। यहाँ पर फिर से क्या होगा? लोहा जो है आपको लिक्विड अवस्था में मिलेगा। अब ये लिक्विड में बदला है, मतलब कितनी ऊष्मा आई है मैं उसका एक अंदाजा आपको देता हूँ। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, गलनांक या पिघलने का जो पॉइंट है, भाई कितना गर्म करें कि वो पिघल जाए, तो इसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है, लगभग मैं कह रहा हूं, थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 1530 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ भी रही है क्या आपको ये बात? इतना तापमान आ जाता है तो इस अभिक्रिया में कितनी ज्यादा ऊष्मा जो है वो रिलीज हो रही है। किताब में भी इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, बोला बस हाँ इतना जो है इसमें से ऊष्मा रिलीज होती है, बस बहुत ज्यादा ऊष्मा रिलीज होती है, कुछ तापमान वापमान की बातें नहीं की है। तो यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि ये अभिक्रिया आपको याद रखनी ही रखनी है, और इसका उपयोग कहां होता है वो भी सुन लो, वो भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि ना, रेल की पटरी अगर बीच में दरारें आ जाती है ना, जैसे मान लो रेल की पटरी लगी है बहुत समय से, लेकिन बीच में कोई दरार आ गई, अब उस दरार को कैसे भरे? अगर नहीं भरे उसको तो हो सकता है ट्रेन डीरेल हो जाए। ठीक है, ट्रेन पटरी से उतर सकती है अगर ऐसी संभावना ज्यादा हो गई। तो क्यों होता है ऐसा, ये समझना आप। जैसे धातु है जिसकी भी उन्होंने पटरी बना रखी है, मान लो लोहा ही है,
मान तो क्या लो लोहा ही है, लेकिन उसमें भी कुछ अगर वो कुछ ऐड करते हैं, उसको मिश्र धातु बनाते हैं, तो वो अलग बातें हैं। लेकिन मान लो लोहा है, तो लोहा क्या होगा कि गर्मी में जब धूप पड़ेगी भयंकर, तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो एक्सपेंड होगा ना, फैलेगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अगर आप किसी को ऊष्मा दे रहे हो बहुत ज़्यादा, तो उसके जो अणु हैं वो दूर दूर जाएंगे और उनके बीच के जो आबंध हैं वो ढीले पड़ने लग जाएंगे। और अगर हम बात करें सर्दियों की, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, 10 डिग्री चला जाता है, 5 डिग्री चला जाता है, माइनस में चला जाता है कुछ जगहों पर, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो पटरियाँ सिकुड़ेंगी। तो ऐसे जब खींचने में और सिकुड़न होती है तो उसमें दरारें आने की संभावना होती है रेलवे की पटरियों में। तो रेलवे का एक ऐसा विभाग होता है जहाँ पर जो इंजीनियर होते हैं और जो बाकी कर्मचारी होते हैं वो उन पटरियों की दरारों को जाके भरने का काम करते हैं। तो वो कैसे भरते हैं, मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। मान लो ये पटरी है, तो उसके ऊपर एक वो मशीन उनकी भी ऐसे होती है जो उन पटरियों पे ही वो लगा देते हैं और वो ट्रेन की तरह ही आगे चला चला के ले जाते हैं। और उसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ वो उनको दरार मिल गई, तो यहाँ दोनों तरफ उसको क्लैंप लगा के फिक्स कर देंगे और उसके ऊपर ऐसा कुछ शेप बना हुआ होता है टंकी उनकी जैसा, ऐसा मान लो छोटा। तो उसमें वो क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे और जो भी उनको और व्यवस्था करनी है वो करेंगे। और फिर उसको नीचे ना पूरा क्लैंप के चारों तरफ से पैक कर देते हैं, ऐसे पूरा शेप बना के। तो वो पूरा का पूरा जैसे ही अभिक्रिया होती है, दोनों वो मिलाते हैं दोनों चीज़ें। मान लो दोनों यहाँ पे तो कैसे ले रहे हैं अपन, पाउडर ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, तो दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो ये अभिक्रिया होगी, इतनी ज़्यादा तापमान आएगा तो इतना गर्म हो जाएगा कि लोहा पिघल जाएगा वहाँ पे। तो अब पिघला हुआ जो लोहा है ना, वो उस पूरे जो ऐसे 2 क्लैंप अपन ने लगाए ना, उसके पूरे बीच में चला जाएगा, पटरी के ऊपर भी, इधर भी पूरा, और उस दरार में पूरा भर जाएगा। फिर उसको वो थोड़ी देर छोड़ देंगे। जैसे ही ठंडा थोड़ा होगा तो वो क्या करेंगे, उस क्लैंप को हटाएंगे, ऊपर से सब कुछ हटाएंगे, हथौड़े लेंगे और जो एक्स्ट्रा है ना उस पर, भाई जो दरार में चला गया वो तो ठीक है, जो ऊपर से एक्स्ट्रा है उसको ठोक ठोक के हटा देंगे और फिर उसको घिस करके एकदम सही कर देंगे बाद में। तो ये वीडियो भी इंटरनेट पर मौजूद है। अब ये तो मैं आपको करके दिखा भी नहीं सकता, लेकिन आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास में मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए कोई भी मशीनी पुर्जे है, सेम लॉजिक लगेगा वहां पे, कुछ बताने की इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये रिएक्शन से याद कर लो, ये बोर्ड जल्दी से लिख लो, फिर बढ़ रहे हैं अपन आगे। तो अब अपन फाइनली आ गए हैं वहां पे जहां पर हम देख रहे हैं कि यार जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आ रही हैं धातुएं, जो कि कौन सी हो सकती है, सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है। इनको जो है हम लोग कैसे अलग करेंगे, ठीक है। और ये धातुएं तो ऐसी है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कभी मुक्त अवस्था में मिलेंगी ही नहीं, कुछ ही हो जाए फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी। मतलब कहने का ये है कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है, अर्थ की जो भूपर्पटी है, उस पर ये धातुएं जिस भी मिनरल में होंगी कोई ना कोई आबंध बना करके बैठी होंगी, और इनका आबंध कोई कच्चा नहीं होता, बहुत मजबूत आबंध होता है। अपन कहते हैं ना सॉल्ट्स, अपन ने पढ़ा है अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में, ना लवण की बात की है हमने। तो वो जो लवण होते हैं वो दरअसल क्या होते हैं, धातु और अधातु की तो कॉम्बिनेशन होता है। और उनमें भी अपन नोटिस कर चुके हैं कि यार आयनिक बंध होते हैं, सही बात है। और आयनिक बंध तो हमने यहाँ पर भी नोटिस किया है, इस चैप्टर में भी हमने नोटिस किया। तो वो आयनिक बंध बना रखा होता है और वो बहुत मजबूत बंध होता है। तो उसमें से शुद्ध धातु को अलग करना बहुत ही मुश्किल, टेढ़ा काम है, टेढ़ी कील का काम है। तो ये हम यहाँ तो कतई नहीं करने वाले, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। तो देखो, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर वाली धातुओं की बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर स्थित धातुएं। और इन धातुओं को किस विधि से अलग करते हैं हम लोग, विद्युत अपघटनी अपचयन। देखो डरना मत, इस नाम से लंबा लग रहा है आपको, अभी याद करा दूंगा मैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो, माना इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस या लाइटिक जो वर्ड है वो तोड़ने के लिए है। तो यहां पर भी आप देखोगे ना अपघटन, तो वो तोड़ने के लिए बात बोल रहे हैं। और रिडक्शन मतलब उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, अपचयन कर रहे हैं। उपचयन अपचयन वही वाला रिडक्शन है यहाँ पे भी। तो इस विधि से करते हैं। और उदाहरण के लिए क्या क्या है हमारे पास, वो धातुएं सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं हम लोग। जैसे समझना, हमारे पास में क्या है, मान लो मैं यहाँ पे पूरा डायग्राम बना करके आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास में एक कंटेनर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जो है
सोडियम, चलो मान लो हम बात कर रहे हैं कि हम सोडियम को कैसे अलग करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर उदाहरण भी किसका दे रखा है, उदाहरण ऐसा किताब में जो हमें दे रखा है वो सोडियम क्लोराइड का ही दे रखा है। मतलब अपने को नमक में से क्या अलग करना है, सोडियम को अलग करना है, NaCl में से Na को बाहर निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मोल्टन स्टेट में लेकर के आएंगे किसको, सोडियम के क्लोराइड को, या ऐसा कह लो कि NaCl को। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा समझने वाली ज़रूरी बात है ना, वो ये है कि NaCl को हमें किस अवस्था में लाना है, लिक्विड स्टेट में। इसका मतलब क्या है, समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पानी में नहीं घोल रहे इसको। यहाँ गलती करते हैं समझने में बच्चे जो लोग हैं, यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। भाई पानी में घोलना अलग बात है, अगर ऐसा किया होता तो AQ लिखते हैं हम लोग, लेकिन नहीं, हम यहाँ कह रहे हैं कि उसको गलित अवस्था में लाना है। देखो पढ़ो, गलित क्लोराइडों, तो सोडियम का क्लोराइड वो भी कैसी अवस्था में, गलित अवस्था में यहाँ पर ले लिया अपन ने। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में दो है ना इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड ले लिए अपन ने यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोड मैंने आपको बता दिया था, इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और हमेशा आप याद रखना पॉजिटिव वाले को हम लोग बोलते हैं एनोड, नेगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं कैथोड। आप सोचोगे कि सर ये चीज पॉजिटिव और माइनस होती कैसे, तो उसका कारण भी बहुत सिंपल है। इसको हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा के किसी स्रोत से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको जो है हम लोग, मान लो यहाँ पे तार है हमारे पास में ये, और हमने किसी बैटरी से जोड़ा है, ठीक है। तो इस बैटरी में जो सिरा माइनस से जुड़ा हुआ होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड, और जो सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा उसको बोलेंगे एनोड। तो ये वाला है हमारे पास में एनोड, और ये वाला है हमारे पास में कैथोड। आ गई यहां तक आप सबको बात क्लियर। अब आपको फिर भी हो कि यार सर हमको तो याद नहीं हो रहा, एनोड कैथोड पॉजिटिव है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। फिर से मैं एक बार ये टर्म बता रहा हूं आपको, पैनिक। क्या है, पॉजिटिव इज एनोड और नेगेटिव इज कैथोड। नेगेटिव जो है वो कैथोड है, पॉजिटिव जो है वो एनोड है, ऐसे याद कर लो। तो ये प्लस वाला। अब समझना हम यहाँ क्या होगा कि जैसे ही इसको गलित अवस्था में ले आएंगे, तो हमने जब अम्ल क्षार एवं लवण वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां हमने लवण जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने उनके बारे में पढ़ा था कि ये जो है विलयन की अवस्था में, जलीय विलयन की अवस्था में, और दूसरा गलित अवस्था में जो है विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी अवस्था की बात हो रही है, गलित अवस्था की बात हो रही है। तो जैसे ही गलित अवस्था हुई तो क्या होता है, इतनी ज्यादा हम इनको जब ऊष्मा देते हैं, जब नमक को हम इतना ज्यादा गर्म कर देंगे कि इतना ही एनर्जी, तो उसमें जो उसके परमाणु है ना, सोडियम और क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है, वो ढीले ढीले हो जाएंगे, एक दूसरे जो रिश्ता है उनका वो कमजोर हो जाता है। और फिर क्या होता है, जैसे ही वहां से विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कोशिश करती है, तो क्या होता है, सोडियम प्लस Na प्लस जो है वो अलग हो जाता है। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को यहां पर लिख के बताऊं आपको, तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, NaCl से सोडियम प्लस तो अलग हो जाएगा और क्लोरीन माइनस जो है वो अलग हो जाएगी। ये देखने को अपने को यहाँ पे मिलता है। तो अब देखना, जैसे मैं इस चीज को अब यहाँ मिटा रहा हूं, अब आप समझ गए कि ये गलित अवस्था में किस चीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ एक हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, सोडियम प्लस के मॉलिक्यूल कह लो, परमाणु कह लो, Na प्लस, ठीक है। मान लो ये हरे कलर से मैं जो बना रहा हूँ ये सारे Na प्लस हैं, डॉट डॉट्स। और कुछ एक क्या होंगे हमारे पास, इनके बीच बीच में ही लाल कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये मान लो होंगे हमारे पास में क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, क्योंकि ये वाला सिरा जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो इसकी तरफ कौन आएगा, इसकी तरफ आएगा क्लोरीन माइनस। ये जो क्लोरीन माइनस है ये इसकी तरफ आएंगे सारे के सारे, और यहाँ पे आके इकट्ठे होंगे। यहाँ पे क्या होगा अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ। और जो सोडियम प्लस हैं वो सारे के सारे माइनस वाला जो हमारे पास में कैथोड है उसके पास जाएंगे। देखो यहाँ पर ये रहे ग्रीन सारे के सारे, और यहाँ पर इकट्ठे होंगे इसके चारों तरफ, ठीक है। और इस तरफ भी, ऐसा मत सोचना कि इस तरफ नहीं होंगे, दोनों तरफ होंगे। तो अब
क्योंकि जो सोडियम प्लस हैं वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैटायन। और क्लोरीन माइनस क्योंकि हमारे पास में एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो इसको इसलिए बोलते हैं एनायन। ये एक और बात आपने समझ ली, याद हो गई आपको, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो यहां पर हम देखो क्या पढ़ रहे हैं अब किताब में कि कैथोड पर धातुएं विक्षेपित होती हैं। कैथोड पर धातु कौन सी है हमारी, यहां पर सोडियम विक्षेपित होती है, तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। एनोड पर क्या हो रही है, क्लोरीन आ रही है, और कैथोड पर आप नोटिस कर रहे हो क्या आ रही है, धातु आ रही है, जो कि यहां पर क्या है, सोडियम। तो हमारी किताब में सीधा ना उसने अभिक्रिया लिख रखी है। क्या अभिक्रिया लिख रखी है, उसने लिखा है कि भैया कैथोड पर और एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी वो देख लेते हैं। तो कैथोड पर अभिक्रिया देखो क्या होगी। कैथोड ये रहा हमारे पास में, कैथोड खुद कैसा है, नेगेटिव। तो कैथोड अगर नेगेटिव है तो उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी नेगेटिव है ना वो। तो कैथोड पे क्या होगा, सोडियम जाएगा, बोलेगा अरे भैया कैसे हो, क्या हाल चाल है तुम्हारे। सोडियम प्लस जाके किसको बोल रहा है, कैथोड को बोल रहा है। और कैथोड कह रहा है अरे भैया आप प्लस कैसे बैठे हो, हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े, तो क्यों नहीं आप ले लेते हो, इसका पूरा हो जाते हो लेकर के। तो उसने बोला यार वेरी गुड आइडिया। तो सोडियम ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना दिया, Na धातु बना दी, जो धातु यहां पर इकट्ठी हो गई। सोडियम सॉलिड कह लो बोले इसको आप। अब उसके बाद क्या हुआ, एनोड पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो एनोड पर क्या देखने को मिलता है अपने को, क्लोरीन माइनस आ रहा है और यहां पे प्लस 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 है सारा का सारा। तो कैसे होगा यहां पे, तो यहां मान लो आया हमारे पास में Cl माइनस। अब मान लो कि और भी Cl माइनस आया, बहुत सारे Cl माइनस आ रहे हैं। तो इसको प्लस ने बोला यार आप समझते नहीं हो, आप इतने होशियार लगे पड़े हो। क्लोरीन को बोला आप फालतू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हो, चार्ज हमको दे दो, हम गरीब आदमी, हम प्लस प्लस वाले आदमी, इलेक्ट्रॉन दे दो ना इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या होगा कि ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब होगा क्या, यहां पे देखने को क्या मिलेगा अपने को, क्लोरीन और क्लोरीन जो है वो जुड़ करके Cl2 गैस बना देंगे मान लो। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनको हम यहां लिखें तो वो अलग हो जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर चले गए। आई बात समझ में। तो इस तरह से किताब में ये नहीं लिखा होगा ऐसे, तो वो Cl माइनस लिखा हुआ है वहां पे, और उसको भी आप कैसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। केवल ये तो मैंने आपके समझाने के लिए लिखा, किताब के हिसाब से आप कैसे लिख सकते हो, इस तरह से Cl माइनस 2 Cl माइनस आए, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, दो जो Cl बचे उन दोनों ने जुड़ करके Cl2 बना दिया, बात खत्म। तो इस तरह से ये हमारी रिएक्शन पूरी हुई। फिर उसके बाद में हमें एक और दे रखा है, केवल एक ही लाइन में लिखा हुआ है ये चीज भी, बट आप थोड़ा सा समझ लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसको ये लोग एल्यूमिना भी बोलते हैं, छोड़ो खैर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3, क्या होता है Al2O3। इसका भी क्या कराते हैं हम लोग, विद्युत अपघटनी अपचयन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं हम लोग इससे। तो सेम चीज होगी, सेम ऐसे करेंगे। एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है वो मान लो पत्थर है अपने पास में, तो उस पत्थर को यहां डालेंगे और पत्थर को इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि ये पिघल जाए। अब यहाँ ना सारे कॉम्प्लिकेशंस भी बात की बात है, जब आप बड़ी कक्षाओं में अगर पढ़ते हो तो जैसे दीवार जो है, इस जो भी पात्र आप ले रहे हो उसकी कितनी मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो अपना कुछ घर का कुछ ले लिया तो वही पिघल जाएगा उसके साथ साथ में, समझ रहे हो इस बात को। तो ये किसकी बनी हुई होगी, ग्रेफाइट होगा, वहां पर अंदर जो इलेक्ट्रोड होंगे वो ग्रेफाइट के होंगे, जो पात्र की दीवारें हैं वो हमारी हो सकता है स्टील की बनी हुई हो, बहुत ही मजबूत। फिर उसमें क्या व्यवस्था होगी, कहाँ नलकी लगी हुई होगी, फिर उसमें बहुत सारे जो हैं धनात्मक जो हैं हमारे पास में एनोड अंदर व्यवस्थित होते हैं, दीवारों पर कैथोड होते हैं अंदर केवल। फिर ये सेम प्रक्रिया होगी वहाँ पे, ऑक्सीजन गैस जो है वहाँ पे हमारे को एनोड पर मिल जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन माइनस होती है, और जो एल्यूमिनियम आयन है हमारा वो कहाँ पर जाकर इकट्ठा होगा, कैथोड पर। कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो वहाँ पे वो एल्यूमिनियम धातु बना देगा, और नीचे जाके, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु तो भारी होती है, नीचे जाके इकट्ठी हो जाएगी, फिर उसको हम लोग वहाँ से इकट्ठा कर लेंगे। अब ये बात आई होप आपको समझ गई है, अच्छे से समझ में आ गई है। इसके बाद क्या है हमारे पास में, एक चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि यार ये आयरन ऑक्साइड अपन ने लिखा था,
आपको ध्यान हो तो पिछले वाले बोर्ड पर अपन जब काम कर रहे थे, तो इसका ये नंबर जो लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लो। ये ऑक्सीकरण अवस्था है। वैसे ये ऑक्सीकरण अवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो कक्षा 11-12 में सिखाया जाता है, अभी का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उसमें। तो वैसे अगर आप सरल शब्दों में समझो इसको, ऑक्सीडेशन अवस्था को, तो किसी भी परमाणु की, या जो है हम लोग परमाणु कह रहे हैं, चलो अभी किसी भी परमाणु के हम लोग इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जो कैपेबिलिटी, या कितने उसने लेकर के या देकर के जो है बंद बना रखा है, आबंद बना रखा है, वो उसको कह रहे हैं अपन ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एक जो आयरन का एटम है, एक लोहे का जो परमाणु है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझना कैसे? एक आयरन का जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 मिलकर के कितनी दे रहे होंगे? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। और अगर ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो 3 ऑक्सीजन को, 3 ले रहे हैं ना अपन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन्स को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? तो 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती होगी। तो 2 आयरन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बराबर हो गया ना। तो ये आयरन 3 ऑक्साइड इस तरह से हम लोगों ने लिखा है। भाई आयरन के साथ क्या है कि वो कभी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, कभी 3 देता है, देख लो। तो फिर हमें डब्बे में लिख के बताना पड़ता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो वहां पे ऐसा झंझट आता ही नहीं है कभी। लेकिन कुछ कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ना बदला हुआ सा व्यवहार करती रहती हैं, तो फिर उन केसेस में अपने को ये चीज लिख करके बतानी पड़ती है। अब एक काम करो, जल्दी से जो मैंने लिखा है इसको नोट डाउन करो, और इसके नीचे, चित्र के नीचे लिख देना यहाँ पे विद्युत अपघटनीय अपचयन का चित्र है ये वाला। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, डरना बिल्कुल भी मत, साथ बने रहना बिल्कुल। चलो जल्दी लिखो। तो अब जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ना, ये टॉपिक ज्यादा जरूरी है बड़े क्वेश्चन के लिए। मतलब हो सकता है 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए, अगर आपके स्कूल में या बोर्ड में इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो। यहाँ जो स्कूल के एग्जाम होते हैं उनमें भी। टॉपिक क्या है? धातुओं का परिष्करण। परिष्करण का मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग। रिफाइन आप सुनते हो कि हम लोग जो तेल खाते हैं वो रिफाइंड ऑयल होता है। तो रिफाइन मतलब क्या? कचरा निकला हुआ होता है, अशुद्धियां जो होती हैं उसको अलग किया हुआ होता है। तो यहां पर भी वही चीज है। अभी अपन ने क्या देखा कि हमने धातुएं प्राप्त की, अलग अलग हमने जो मेथड्स थे वो काम में लिए। भाई सोने चांदी के लिए अलग काम में लिया, कॉपर के लिए कुछ अलग काम में लिया, जिंक के लिए कुछ अलग काम में लिया, ऐसा सीखा अपन ने। तो अब भी क्या कह रहे हैं कि वो जो धातुएं हमें मिली है ना, देखो क्या लिखा है, अपचयन प्रक्रमों से जो प्राप्त हुई है हमें धातुएं, वो शुद्ध नहीं होती है। तो उनको क्या करना पड़ता है? परिष्कृत करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है उनको, जिससे अपद्रव्य, अपद्रव्य मतलब अशुद्धि या जो हमारे काम का नहीं है, हट जाता है और शुद्ध धातु हमें मिलती है। तो शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए भी कोई तरीका होगा, कोई मेथड होगा अपने पास में। तो खूब सारे मेथड हैं, और अपने को खूब सारों के चक्कर में पढ़ना नहीं है। अपनी किताब में एक दे रखा है जो फेमस है ना, उसका नाम है विद्युत अपघटनीय परिष्करण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मतलब मैं आपको इसका पहले ही बता चुका हूं। पहले इससे जस्ट पिछला टॉपिक अपन ने पढ़ा था विद्युत अपघटनीय, वो था रिडक्शन, अपचयन। विद्युत अपघटनीय अपचयन था। अभी बस क्या है? परिष्करण है, मतलब रिफाइन कर रहे हैं। धातु वहां अलग की थी, लेकिन यहाँ पर उसको शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध रूप में लेकर के आ रहे हैं। तो कौन सी धातुओं के लिए फेमस तरीका है अपने पास में? कॉपर है, जिंक है, टिन है, निकल है ना, और एजी और एयू आपको पता है, चांदी और सोना है, आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण इस विधि से अपन लोग करते हैं। अब ये विधि क्या है, एक एक पॉइंट में अपन समझ रहे हैं। समझना ज्यादा जरूरी है, पॉइंट तो आप एग्जाम में खुद से भी लिख लोगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड, ये एक आध बात भी अगर आप थोड़ा लॉजिक से याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। अशुद्ध धातु को हम लोग कैसा ले रहे हैं? एनोड ले रहे हैं। और शुद्ध धातु की पतली परत को हम कैसा ले रहे हैं? कैथोड। एनोड और कैथोड आपको पता है क्या होता है, पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि अपन एनोड और कैथोड के बारे में, एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड हैं, उनमें से जो है एनोड पॉजिटिव होता है क्योंकि वो बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। तो देखो यहां कैसे ले रहे हैं अपन? अशुद्ध धातु को ले रहे हैं एनोड। तो मान लो मैं अशुद्ध धातु को ऐसे बना रहा हूं ग्रीन कलर से, ये टुकड़ा है बड़ा सा अशुद्ध धातु का, और इसमें कोई कचरा वचरा भी है, मतलब बाकी चीजें भी है जो हमारे काम की नहीं है। और ये क्या है? हमारा एनोड।
अब एनोड कैसे है, तो ये कहीं ना कहीं जो बैटरी का सर्किट बना हुआ होगा उसमें प्लस से जुड़ा हुआ होगा, इसलिए एनोड है। और सर्किट के बारे में हमें पता चलता रहे, तो मान लो अपन ने एक बल्ब इसमें जोड़ दिया रास्ते में, चाहे तो एक बटन भी जोड़ लो, ठीक है। और अब इसको हम कहाँ से जोड़ेंगे आगे, शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बना रहे हैं, तो शुद्ध धातु की पतली परत, शुद्ध धातु मान लो अपन बना लेते हैं लाल कलर से, तो यहां पे ये रही अपनी शुद्ध धातु, ठीक है। इसको बस हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कैथोड से, मतलब इसको बना रहे हैं अपन कैथोड। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो आप समझो, अगर मान लो शुद्ध धातु अपनी ऐसे है ना, तो इसमें शुद्ध धातु भी है, अशुद्ध कुछ कचरा भी मिला हुआ है, धातु भी है, तो धातु अगर लाल कलर से समझ रहे हो तो आप ऐसे समझ लो। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, देखना इसको, धातु के लवण विलयन, ये बात पकड़ना यहाँ पे थोड़ी सी आप, धातु का लवण विलयन मतलब उसी धातु का, जैसे मान लो किस धातु को शुद्ध करने की बात कर रहे हो आप, तो हमें किताब में दिया है, जो उदाहरण दिया है ना वो कॉपर का दिया है, तो हम कॉपर को शुद्ध करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उस धातु का लवण विलयन, सॉल्ट का सॉल्यूशन, तो उस धातु का सॉल्ट, अब मान लो जैसे यहाँ पे हमने किताब में कौन सा लिया है, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट आपको पता है कि ब्लू कलर का ही होता है, तो ये मान लो हमने यहाँ पे उसी धातु का लवण विलयन ले लिया, और ये क्या है लवण विलयन, कॉपर सल्फेट, यहाँ लिख देते हैं CuSO4, और कैसा लिया है अपन ने, एक्वस लिया है, पानी में मिला करके लिया है इसको। CuSO4 क्रिस्टलीकरण वाला जल भी होता है इसमें, पता ही है आपको, कॉपर सल्फेट। अब विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है, भाई किस रूप में लिया है हमने इसको, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य होता है इलेक्ट्रोलाइट, इंग्लिश में इस चीज को बोलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोलाइट, यहां लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। अब होगा क्या यहाँ पर कि हम अल्टीमेटली तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कराने वाले हैं, लेकिन एक लाइन अगर है आधी तो पढ़ लेते हैं अपन। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करंट चालू कर देंगे अपन, तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। समझना, एक एक स्टेप से समझना कि क्या होता है। पहली बात तो यहाँ पे ना, ये जो विद्युत अपघट्य अपन ने लिया है, ये अपने चित्र जो दे रखा ना किताब में बना करके, उसमें लिख रखा है कॉपर सल्फेट का जो एक्वस विलयन है, ये हम कैसा ले रहे हैं, अम्लीकृत। ये एक वर्ड नोटिस करने वाला है वहां पे, अम्लीकृत बोले तो एसिडिफाइड, एसिडिफाइड ले रहे हैं इसको। मतलब थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि हम इसमें एसिड को कुछ अंश ऐड करें उसमें, क्योंकि पानी है ना, तो पानी में अपने को आयन बनाने हैं, और जो आयनीकरण का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो एसिड डालने से थोड़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि विद्युत धारा को बहा के ले जाने के लिए अपने को करंट के लिए आयन चाहिए होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही करंट आएगी ना, तो ये कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट मतलब टूट जाएगा, और हमें Cu2+ का एक आयन मिलेगा, और SO4 हमें और आयन मिलेगा। ये धनात्मक आयन मिलेगा या ऋणात्मक आयन मिलेगा, कैसे मिलेगा वो आप समझ रहे हो इस बात को। और यहाँ पर अब हमारे पास में इस सॉल्यूशन में आयन हो जाएंगे करंट को बहा के ले जाने के लिए, चलाने के लिए। तो समझो, इसमें ये हमारे पास में एनोड है और ये हमारे पास में कैथोड है। तो अब जैसे ही हम केवल यहाँ पर रेफरेंस ले रहे हैं कॉपर का, तो कॉपर मान लो लवण में, इस सॉल्यूशन में टूट गया, कॉपर यहाँ आ गया, मान लो ये कॉपर के लाल 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 हमारे पास में बहुत सारे परमाणु आ गए, और परमाणु तो क्या, आयन आ गए, Cu2+ के आयन आ गए, तो यहाँ पे 2+ भी लिख लो यहाँ पे। अब क्या होंगे आप मेरे को बताओ, प्लस है ना, ये प्लस किसकी तरफ जाएगा, और पूरे में ही होगा, ऐसा नहीं कि केवल वहीं होगा, पूरे में प्लस किसकी तरफ जाएगा, हमेशा माइनस की तरफ जाएगा। और यहाँ पर माइनस कौन है, हमारा कैथोड है ना, ये है ना माइनस, तो ये सारे जो भी रेड डॉट्स है ना, ये इसकी तरफ जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है आप समझ रहे हो क्यों जाएंगे। और ये चीज अभी भी अपन पीछे समझे थे, मैं यहां लिख देता हूं इसको यहाँ पे, कि एनोड पर, सॉरी कैथोड पर हमारे को क्या देखने को मिलेगा, कि कॉपर 2+ पहुंच रहा है, और कॉपर 2+, अब जो एनोड, सॉरी कैथोड जो है, उसके पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, माइनस से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की तो भरमार होगी इसके पास में, तो वहां पे इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, एक में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे,
तो क्या कॉपर पूरा प्रॉपर बन जाएगा, कॉपर धातु अपने को मिल जाएगी। अब जब ऐसा होगा तो हमारा ये जो है हमने एनोड लिया है जिसमें हमने अशुद्ध धातु ली है, इसमें भी तो कॉपर है। तो ये कॉपर जो है ना, इस लवण के जो कॉपर वहां चला गया उसकी कमी को पूरा करने के लिए इसमें से कॉपर जो है ना यहां अंदर आ जाएगा, यहां अंदर आ जाएगा। तो कॉपर वहां से टूटेगा, वहां चला जाएगा, लेकिन यहां से वो कॉपर फिर उस सॉल्यूशन में आ जाएगा क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करानी है। तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए अंदर आ जाएगा और फिर उतना और ज्यादा जो कॉपर है वहां वहां जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा और यहां से बाहर आता जाएगा, बाहर आता जाएगा, बाहर आता जाएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये वाली जो हमारी हमने रॉड ली थी, जो मोटी ली थी एनोड जिसका हमने बनाया था, वो धीरे 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 पतली होती जाएगी, पतली होती जाएगी। और क्या देखने को मिलेगा अपने को कि ये जो दूसरी हमने कैथोड ली थी ना, पतली धातु की, जो शुद्ध धातु की, कॉपर धातु की हमने एक परत ली थी, उस पे और कॉपर इकट्ठा होता जाएगा और वो मोटी होती जाएगी। ये अपने को देखने को यहां पर मिलेगा। और यही रिएक्शन अपन अगर एनोड पर देखें कि यार वहां क्या हो रहा होगा, तो एनोड पर ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन हैं यहां से निकलते हैं, देखना समझना कैसे। ये एनोड है हमारा, यहाँ पे सारे कॉपर 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 हैं हमारे पास में। तो ये कॉपर क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इनके, ये प्लस कॉपर क्या होगा, यहाँ पे कॉपर +2 बनेगा यहाँ पे और सीधा अंदर कूद जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से खींच करके यहाँ चले जाएंगे और फिर वो कॉपर 2+ अंदर जाके इसकी जगह ले लेंगे और वो कॉपर 2+ यहाँ से जो जा रहा था यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ करके उस रॉड को, जो कैथोड पर जो पतली सी हमने धातु की रॉड पर ली थी ना कैथोड पर, उसको मोटा करता जाएगा। तो धीरे 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 क्या होगा, जो कचरा है ना, जो गंदगी है, अब वो गंदगी काफ़ी सारी तो ऐसी है जो इस सॉल्यूशन में विलेय है, घुल जाएगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी है जो घुलेगी नहीं। तो उस घुलने नहीं वाली का क्या होगा, वो नीचे आके सारी है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से निकल रही है सारी गंदगी, तो वो नीचे आकर के यहाँ पे सारी इकट्ठी हो जाएगी और इस गंदगी को हम लोग बोलते हैं एनोड पंक या एनोड मड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन लोग एनोड पंक। तो ये देखो लास्ट लाइन में अपन ने क्या लिखा है कि विद्युत अपघट्य से जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। एनोड पर जो स्थित क्या थी हमारे पास में, देखो अशुद्ध धातु जो थी विद्युत अपघट्य में चली गई, मेन जो उसमें से धातु निकल करके, और इतनी ही जो मात्रा थी वो किसमें से, विद्युत अपघट्य से कैथोड पर चली गई। क्लियर बात है यहाँ पे, ये समझा अभी अपन ने। और विलेय जो अशुद्धियां थी वो तो विलयन में घुल जाएंगी, चली जाएंगी उसमें, लेकिन जो अविलेय है वो एनोड के नीचे तली पर बैठ जाएंगी, है ना, और इनको निक्षेपित हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी और इनको हम लोग बोलते हैं एनोड पंक या एनोड मड। तो ये देखो है आसान समझने में, दो बातें हैं, बच्चे बस कंफ्यूज क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण और विद्युत अपघटनी अपचयन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। रिडक्शन से तो हम लोग क्या करते हैं, जो धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील है उसको गलित अवस्था में लेकर के विद्युत धारा प्रवाहित करके धातु को वहां पर अलग कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास में धातु हैं इनका सॉल्ट का सॉल्यूशन लेके और एनोड और कैथोड पर हम उनका अशुद्ध और जो है शुद्ध एक पतली परत लेकर के शुद्ध धातु को अलग करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करके। तो दोनों चीजें अलग है, कंफ्यूज मत करना। डायग्राम मैंने उसमें भी बनाया है लेकिन उसमें किताब में डायग्राम नहीं दे रखा, यहाँ पे जबकि मैंने आपको दोनों डायग्राम्स बताए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको लिख लो। थोड़ा सा अपन आज और पढ़ेंगे, इसके बाद में संक्षारण का एक टॉपिक है वो खत्म कर लेंगे और एनोडाइजिंग और जो एक और टॉपिक मैंने छोटा सा पहले छोड़ा था, बस एक बोर्ड अपन और करेंगे। जल्दी से लिख लो इसको। अब देखो यार, बात वही आ रही है कि मैं बनाते बनाते फिर सोचता हूँ यार सब जरूरी चीजें बता ही दूं आपको, वीडियो लंबा 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 हो रहा है। तो अब देखो, संक्षारण से सुरक्षा ले रहे हैं अपन, सीधा ही टॉपिक है ना, टॉपिक अपना कोरोजन से प्रोटेक्शन। ये संक्षारण के बारे में अपन पहले चैप्टर में अच्छे से बात कर चुके हैं, भाई उसकी परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण क्या हैं। किताब में हमें फिर उसके 3 उदाहरण दे रखे हैं कि कैसे लोहे पर जो है जंग लग जाता है, और उसके अलावा जैसे कॉपर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉपर के ऊपर ना हरे कलर की कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है, और वो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी मैंने आपको उस वक्त दिखाई थी और किताब में। उसके अलावा हमें यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है किसका,
सिल्वर का एग्जाम्पल दिया है। और सिल्वर क्या करता है, जो चारों तरफ सल्फाइड मौजूद होती है ना पर्यावरण में, वायुमंडल में, तो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है उससे अभिक्रिया करके। और उसके अलावा बस जंग लगना और कॉपर वाला। अब एक इंटरेस्टिंग बात मेरे को आपको ये उस वक्त भी मैंने बताई थी कि ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में काम आने वाली बात है। इसका क्या मतलब है कि अपने प्रैक्टिकल जीवन में अगर अपन नोटिस करें तो जैसे बड़े बड़े जहाज़ बने हैं, तोप बनाई है, बसें बनी हैं, एयरप्लेन्स बने हैं, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर धातुएं काम में आ रही हैं, सीधा मेटल्स काम में आ रहे हैं। अब वो मेटल अगर मान लो ऐसे कोरोड हों, खराब हों और उन पर फिर लाखों अरबों रुपए का खर्चा करना पड़े, तो बड़ी समस्या वाली बात है। तो उस समस्या का समाधान क्या है, वो बात अपन यहाँ कर रहे हैं। मतलब हमने कोरोजन के बारे में तो पहले चैप्टर में पढ़ा था और वहाँ पे बस देखा था कि पेंट करते हैं आर्टिकल्स को, बात खत्म, फिर कोरोड नहीं होते, लेकिन उसका डिटेल हमें यहाँ दे रखा है। तो देखो क्या क्या मेथड्स है हमारे पास में। पेंट करना सबको पता है कि अच्छा पेंट कर देंगे, जैसे ऑयल पेंट बोलते हैं अपन। तो पेंट करने से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है या जो बाहर आर्द्रता है, नमी जो है, वो सीधा धातु से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो हमारा वो धातु बची रहेगी। तेल लगाकर भी समझ ही रहे हो आप। अब देखो तेल लगाकर भी इसको आप जोड़ के देखो, किससे, ऑयल पेंट से जोड़ करके देख लो। या तेल लगाने से क्या होगा कि पानी भी जो है ना, पानी और तेल मिलता नहीं है, आपको पता है बात। तो नमी, आर्द्रता, ये जो है तेल को पार करके उस धातु से अभिक्रिया नहीं कर पाएगी, है ना। फिर उसके बाद है हमारे पास में ग्रीजिंग। ग्रीज आप सबने देखी होगी, पता है दुकानों के शटर नहीं होते, तो शटर में अंदर उसको स्मूथ करने के लिए भी हम लोग ग्रीज यूज करते हैं। तो ग्रीजिंग भी एक तरह से तेल लगाने की तरह से आप उसको समझ सकते हो। और यशद लेपन क्या है, इसको अपने को अच्छे से देखना है। ये रहा यशद लेपन, एग्जाम की नजर से ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि संक्षारण से सुरक्षा के क्या उपाय हैं और यशद लेपन को विस्तार से समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बहुत सिंपल। कि लोहा और इस्पात, इस्पात क्या होता है, स्टील को बोलते हैं अपन हिंदी में। तो लोहे और इस्पात को हम क्या, जंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए उन पर जस्ते की है ना परत चढ़ा देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, किस पे, लोहे पे। और जो दूसरा है हमारे पास में इस्पात पे कोटिंग कर देते हैं। और वो उसको यूजुअली ये लोग ऐसे है, नेट पे अगर आप पढ़ोगे तो उसको मोल्टन जो जिंक होता है ना, पिघला हुआ गलित, उसमें डुबोते हैं, तो उस पर कोटिंग हो जाती है उसकी। अब किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि वो जो जिंक की परत ऊपर चढ़ जाती है ना, तो वो उसको ऑक्सीडेशन से तो बचाती ही है, या ऐसा कह लो खराब होने से तो बचाती है, किसको, लोहे को या स्टील को। लेकिन अगर वो परत ऊपर से टूट भी जाती है ना, तो भी वो जो है अंदर का जो हमारा लोहा है या जो इस्पात है वो खराब नहीं होता बाद में भी। तो बोले अच्छा इसका क्या कारण है, तो इसका कारण ये है कि जो जिंक है, मान लो उसकी परत टूट गई, लेकिन जिंक की कुछ एक परत जो अभी भी सतह पर होगी, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड का निर्माण कर देती है उस धातु के ऊपर। और जिंक ऑक्साइड जो है ना, वो बहुत मजबूत होते हैं अपने आप में। तो इसलिए जो है यशद लेपन से हम चीज़ों को, खास करके लोहे को और स्टील को बचा सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक उसको क्या करा सकते हैं, सस्टेन करने के लिए बना सकते हैं। अब आप सोच करके देखो, सबमरीन्स बनती हैं, है ना, भारतीय जो हमारी नौसेना है उसके पास में कितनी सारी सबमरीन्स है, पानी के अंदर रहना पड़ता होगा सबमरीन को। तो वहां पे तो आप सोच करके देख लो कि ये सारे मेथड्स जो साइंस के जो लोग हैं वो काम में लेते होंगे। यशद लेपन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गैल्वनाइजिंग। तो गैल्वनाइजिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ यही नहीं, हमारे घरों में आजकल जो सरिये वगैरह डलते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं इन मेथड से होकर के जाते हैं, गैल्वनाइज्ड हुए होते हैं, ताकि वो बहुत जल्दी खराब ना होनी। तो आपने पुराने जमाने के जो घर बने हुए होते हैं उनके सरिये देखे होंगे, एकदम गल से जाते हैं, खराब हो जाते हैं एकदम। फिर क्या है हमारे पास में, क्रोमियम लेपन। तो क्रोमियम लेपन क्या है, इसको क्रोम प्लेटिंग बोलते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जरूर थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना हमारे इस चैप्टर में सीधे देनी रखी है इसका एक्सप्लेनेशन, तो अभी फिर वीडियो लंबा खिंच जाएगा, नहीं तो आप ढूंढना इसको। उसके बाद हमें दे रखा है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग पर भी क्या है, पहले हमें चैप्टर में ये पॉइंट दे रखा था, वो मेरे को बताना था आपको, एक्वा रेजिया और एनोडाइजिंग, लेकिन ये भी मैं लूंगा इकट्ठे ही क्वेश्चंस में, मैं देखता हूँ इसको ले लूंगा। और फिर है हमारे पास में मिश्र धातु। मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं एलॉय, एलॉइंग। ये चीज भी हमें किताब में दे रखी है, तो ये भी उस हिसाब से फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। एलॉय बनाने का जो विधि है उसको हम लोग बोलते हैं अलॉइंग या मिश्रात्वल। मिश्र धातु होता था
लेकिन आजकल इसको मिश्रातु कर दिया है इन्होंने। अब पता नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, हमने बचपन में जब पढ़ा था तो मिश्र धातु, तो मिश्र धातु बनाने का जो प्रोसेस है उसको मिश्रातुन कह रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं अपन, दो या दो से ज्यादा है ना धातुओं का समांगी मिश्रण जो है उसको हम लोग कह रहे हैं अलॉय। लेकिन किताब में ही हमें ये भी लिख करके दिया है कि ये भी हो सकता है कि किसी धातु में हम अधातु भी मिला दें तो भी वो है तो अलॉय ही। तो दरअसल में क्या है, दो या दो से अधिक धातु, या ऐसे लिखना चाहिए हमें कि किसी एक धातु में अन्य धातु या अधातु तत्व, अधात्विक तत्व मिलाकर के और समांगी मिश्रण जो तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रात्वन कहते हैं, मिश्रातु कहते हैं, अलॉय कहते हैं। लेकिन वही है कि ये परिभाषा भी आप लिखोगे ना, तो क्योंकि ये हमारी किताब में लिखी हुई है और एनसीईआरटी को भरोसा किया जाता है तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो। क्या है परिभाषा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण क्या है ये नवी कक्षा का टॉपिक है, अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु या अलॉय कहते हैं अपन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, शुद्ध लोहा जो है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है। शुद्ध लोहे को तो आप मोड़ लो, आराम से मुड़ जाएगा, तो इसलिए शुद्ध लोहा कहीं काम में नहीं ले सकते। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा में कार्बन मिलाते हैं, 0.05% केवल, और लोहा जो है एकदम कड़क ठोस हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में करना है आपको कन्वर्ट। अगर आपको मिश्र धातु बनानी है तो पहली जो मेन धातु है उसको आप पिघला लो। फिर क्या करोगे, दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है, एक निश्चित अनुपात में। यही मतलब है किसका, दरअसल समांगी मिश्रण का। समांगी मिश्रण क्या है कि एक निश्चित अनुपात में। विषमांगी मिश्रण क्या होगा, वो अपन नमकीन खाते हैं, मिक्सचर नमकीन, तो उसमें मूंगफली कभी ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, कभी कुछ और ज्यादा आ जाता है, कभी कुछ, तो फिक्स नहीं है ना उसमें, तो वो विषमांगी हो गया। लेकिन ये कैसा है, समांगी। भाई फिक्स रखना है आपको कि आप वो लोहा यहाँ देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, तो उसमें जो कार्बन मिलाया हुआ है सब जगह पर 0.05% ही होना चाहिए। और फिर क्या है, विलीन करते हैं, फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। क्योंकि आपने किसी धातु को पिघलाया है फिर उसमें ये काम किया है तो बहुत मुश्किल काम है, आप समझ रहे हो इस बात को। अब एक उदाहरण तो ये दे रखा है किताब में अपने को, एक और उदाहरण हमें दे रखा है कि लोहे के साथ अगर हम क्या करें, निकल को मिला दें और क्रोमियम को मिला देना तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। गॉट इट। अब स्टील में भी दो हैं हमारे पास, एक स्टील होता है और एक स्टेनलेस स्टील होता है। क्या फर्क है अभी नहीं जा रहे, जरूरत नहीं है। कुल मिला के बस आप ये समझो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टेनलेस जो स्टील है वो किस किस से मिलकर के बना है, तो आप बोलोगे कि लोहा है और निकल है और क्रोमियम है। ये बात आप याद रख सकते हो, तो याद रखनी है अपने को बिल्कुल। और लास्ट जो एक छोटा सा टॉपिक अपने को किताब में दे रखा है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बोलूंगा मैं इसको, वो है अमलगम। इंग्लिश में भी इसको अमलगम ही बोलता है। तो ये छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कोई धातु पारद है और उसका हमने मिश्र धातु बना रखा है। पारद मतलब मरकरी की बात हो रही है यहाँ पे, Hg की। तो उसको अगर हमने कहीं पर मिश्र धातु में बना रखा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमलगम। ठीक है, तो अब सुनो, यहाँ से मेरे को थोड़ी चीजें आपको और भी बतानी है, लेकिन ना फिर एक और बार लिखना पड़ेगा मेरे को, आपके लिए भी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब अपन क्वेश्चंस लेंगे ना, लास्ट है बस वो वीडियो, तो उसके पहले ही मैं उन दोनों तीनों टॉपिक्स को शॉर्ट में लेके आपको, या क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही उसको मैं आपको समझा दूंगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब प्लीज 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 कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।